talk about the Rutherford's model, है ना? Good evening, Rahul. Good evening. चलो, that's great. Good evening, संस्कृति. Good evening, पावनी. ठीक है. अच्छा, कोई भी एक बच्चा जो कि आए और बताए कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है? यहाँ पे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में हमने क्या ड्रॉबैक पढ़ी थी? एनीवन? हाँ, निमिषा बताओ बेटा. Good evening, ma'am. हाँ, good evening. Ma'am, in Thomson model, we learned that he had compared his model with a watermelon and a plum and a second. With the plum pudding, right? Yes, ma'am. Sorry, ma'am. कोई नहीं. This he had compared his model. करेक्ट. तो एक्चुअली राइट स्टूडेंट्स, अगर आप सबको याद होगा दैट फाइन स्टूडेंट्स, राइट सिद्धि, पावनी एंड रॉनिन, गुड स्टूडेंट्स. सृष्टि गुड इवनिंग. श्रुति गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सृष्टि. हाँ, तो अच्छा सब बच्चे मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो भैया. एज पर दी जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम हम लोगों को क्या पता चला था? गुड इवनिंग संस्कृति. कि उन्होंने ये बोला कि जो हमारा एटम है, हाँ राइट, हमारा जो एटम है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, है ना? लेकिन एक्चुअली में फिर क्या हुआ, जो ये रदरफोर्ड है बेटा, रदरफोर्ड काफी एक रिनाउंड साइंटिस्ट थे. इनके पास में बहुत पैसा भी था. ये ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे. तो जब जे थॉमसन ने अपना मॉडल ऑफ एन एटम दिया तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट से उन्हें कुछ रिजल्ट्स मिले, कुछ कंक्लूजन मिले जो कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को बिल्कुल क्या कर रहे थे, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, राइट? कि भाई जे थॉमसन का ये कहना कि जो हमारा पूरा एटम है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है, उसका पूरा जो मास है वो इस तरीके से फैला हुआ है स्फीयर में. तो रदरफोर्ड ने उस पॉइंट को क्या किया था, कॉन्ट्राडिक्ट करा था, राइट बेटा? दैट इज वन पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री ओनली सृष्टि, ठीक है? उसको भी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो पहले आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था. हाँ राइट सिद्धांशु, ठीक है? उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और फिर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या-क्या कंक्लूजन मिले थे, तो उस हिसाब से क्या मॉडल ऑफ एन एटम होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, सब बच्चे रेडी हैं क्लास करने के लिए? क्योंकि बच्चों मुझे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझानी है और सबसे सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि सब कुछ नया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से बैठ के चीजों को सुनना रहेगा, राइट? थोड़ा सा पहले मुझे सुनेंगे, उसके बाद में अपने डाउट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके? तो अब मैं क्लास शुरू कर रही हूँ, तो एवरीवन प्लीज बी हियर, ओके? यस सानवी. तो ये स्टूडेंट्स रदरफोर्ड मॉडल 1911 का टाइम था. अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, gave a new picture for the structure of atom. बेसिकली रदरफोर्ड ने क्या किया था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था. अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे हुआ, वो मैं सब आपको समझाऊंगी, राइट? सब बच्चों को याद है ना, मैंने सिखाया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं. मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के टाइम पे सिखाया था अल्फा पार्टिकल्स आर व्हाट एग्जैक्टली. मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं, +2 का चार्ज कैरी करते हैं, मास इनका 4 यूनिट्स के बराबर होता है. रिमेंबर स्टूडेंट्स? और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलते हैं, राइट? हाँ, हम इन्हें हीलियम पार्टिकल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट? तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था टू नो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली है कहाँ, उसकी पोजीशन पता लगाने के लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है? तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. अब ये जो आपके सामने है बेटा, ये है इस एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप, ठीक है? ये क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. और इसी एक्सपेरिमेंट को हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. मतलब अगर आपको कहीं पे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना नहीं, ये सेम है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है? अब सब बच्चे मुझे फॉर 3-4 मिनट ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं आपको ये पूरा सेटअप एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि उन्होंने किस तरीके से सेटअप बनाया था. पहले हम सेटअप समझेंगे, फिर हम ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, फिर हम कंक्लूजन देखेंगे. तो क्या सब बच्चे रेडी है सेटअप समझने के लिए? इज एवरीवन रेडी? मैं बताऊं कि इस सेटअप में क्या क्या हुआ है. यस एवरीवन?
ठीक है, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं आपको बता दूं और फिर बच्चे बोले कि मैम मुझे नहीं, मतलब मैं नहीं था या मैं नहीं सुन पाई, तो दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू कंसीडर, राइट? तो अब मैं आपको सेटअप एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एवरीवन जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके? ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले एक ब्लॉक लिया जो कि किसका बना था? लेड का। लेड भी हमारा एक एलिमेंट ही होता है, ठीक है? उन्होंने लेड का ब्लॉक इसलिए लिया था जिससे कि वो उस लेड ब्लॉक के अंदर क्या रखने वाले थे? रेडियो एक्टिव सोर्स। क्या रेडियो एक्टिव सोर्स? जहाँ से हमें अल्फा पार्टिकल मिलेंगे, ठीक है? और उन्होंने इसके लिए यूज किया था रेडियम को। आप कोई दूसरा रेडियो एक्टिव सोर्स भी ले सकते हो जो कि हमें क्या दे सके? अल्फा पार्टिकल्स दे सके, ठीक है? रॉनिन अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और अब मैं आपको सेटअप समझा रही हूँ बेटा, तो अब आप इस सेटअप पे ध्यान दो, राइट? तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने लिया एक ब्लॉक जो कि लेड का बना हुआ था, उसके अंदर उन्होंने रेडियम रखा। रेडियम क्या कर रहा था? अल्फा पार्टिकल्स हमें दे रहा था, वो अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशन कर रहा था। अब उन्होंने स्पेसिफिकली लेड ब्लॉक इसलिए लिया था कि अगर मान लो रेडियम कोई और डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन को करेगा, तो लेड जो है वो उन रेडिएशंस को ब्लॉक कर देगा और वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को बाहर जाने देगा। अंडरस्टूड? ठीक है? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक लेड ब्लॉक लिया, उसके अंदर उन्होंने अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा था जो कि था रेडियम, और उन्होंने फिर साथ ही में यूज करी थी गोल्ड की फॉइल। गोल्ड की फॉइल क्या थी बेटा? गोल्ड की बनी हुई फॉइल थी, एंड दैट वाज वेरी वेरी थिन इन नेचर। आप सबको पता होगा ना कि जो गोल्ड होता है वो हाईली मेलेबल होता है, राइट एवरीवन? भाई गोल्ड को हम थिन से थिन शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? कि हम गोल्ड की पतली से पतली शीट लगा निकाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने गोल्ड को प्रेफर करा, राइट? तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक लेड का ब्लॉक लिया, उसके अंदर उन्होंने रेडियम रखा श्रेया, जहाँ से हमें अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे, और फिर वहां पे उन्होंने उसके सामने क्या रखी? गोल्ड की एक पतली सी शीट रखी, राइट स्टूडेंट्स? और मैंने अभी बिल्कुल इसी बात को डिस्कस किया था अंशु कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को इसलिए प्रेफर किया था क्योंकि हम गोल्ड को थिन फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं एज इट इज हाईली वेलेबल इन नेचर। इज दैट क्लियर? Okay, नहीं रोनिश, he has taken all the care ना? आयुषी प्लीज रिफ्रेश इन दैट केस। और उन्होंने इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ क्या लगा दी थी बेटा? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी थी। रिमेम्बर फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो कि किसकी बनी हुई थी? जिंक सल्फाइड की। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर कोई भी रेस, कोई भी तरीके की रेडिएशन फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे पड़ती है तो वो ग्लो करती है, राइट? क्लियर हुआ सबको? तो ये क्या था? उनका पूरा का पूरा सेटअप था। ओके, साई प्लीज रिफ्रेश इन दैट केस बेटा। हाँ पावनी, अब उन्होंने क्या करा बेटा? वो रेडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? ओके, रेडियम को। बेटा नताशा आप यूज करने को कोई सा भी कर लो, उन्होंने गोल्ड को यूज कर लिया। भाई अगर आपके पास में सिल्वर इज हाईली मेलेबल, तो ही वाज जस्ट टेकिंग वन ऑफ द रेफरेंस, दैट इज इट। उनको तो सिर्फ एक थिन फॉइल चाहिए थी ना? ओके दुर्गा, सो दैट कि वो ऑब्जर्वेशंस अच्छे से कलेक्ट कर पाए ना, तो उन्होंने चारों तरफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, राइट? चलो अब सब बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनो बेटा। जिंक सल्फाइड थी, जिंक सल्फाइड, ठीक है? अब ये सब आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पे होगा क्या? सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। देखो अब उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने पूरा सेटअप कर लिया तो उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स का क्या कराया? गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट कराया। बम्बार्डमेंट यानी कि बौछार कराई। और जब बहुत सारे गोल्ड फॉइल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर आके पड़े, तो उन्हें वहां से कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली। ऑब्जर्वेशंस कैसे मिली? फ्लोरोसेंट स्क्रीन की हेल्प से, राइट? और फिर उन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने कलेक्ट किया। उन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए। अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी वो मैं अब आपको बताऊंगी, राइट स्टूडेंट्स? चले आगे। तो ये तो था इनका पूरा का पूरा सेटअप। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो एक तरीके से, यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स निकाले। अब ये मत सोचना अल्फा पार्टिकल्स ग्रीन कलर के होते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है। और ये जो यहाँ पे बीच में प्लेट लगाई है वो इसलिए लगाई है कि अल्फा पार्टिकल एक पर्टिकुलर पाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए और गोल्ड फॉइल के ऊपर जाके पड़े। और इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स फिर क्या हो गए थे? अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए थे, जो कि उन्हें फ्लोरोसेंट स्क्रीन की हेल्प से पता चला था और उन्होंने वहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली थी, राइट एवरीवन? ठीक है,
चलो अब आते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन पे। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि मैम वाई, मैम हाउ। बेटा वाई और हाउ का तो मतलब ही नहीं बनता। देखो ऑब्वियस सी बात है, रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट करा, उन्हें भी एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। और बेटा इस आप लोगों को सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनते हुए चलने हैं, क्योंकि मैं आपको हर पॉइंट ऑलरेडी क्लियर करके आ रही हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता के आई हूँ कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था, रेडियम। रेडियम से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि अल्फा पार्टिकल की रेडिएशन करता है। आप कोई और एलिमेंट भी ले सकते हो जितेश, बट उन्होंने रेडियम ले लिया, दैट इज इट, क्योंकि उन्हें तो अल्फा पार्टिकल्स चाहिए ना। पावनी दे डोंट हैव एनी कलर ना, राइट? वो पार्टिकल्स है, वी कांट सी द अल्फा पार्टिकल्स रेडिएशन। ओके, अब सबके डाउट्स यहाँ पे क्लियर है? मैं अब ऑब्जर्वेशंस बताना शुरू करूं। नो निमिषा, तभी तो उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी। मेलेबल का मतलब होता है थिन शीट। बेटा जब फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे आके वो पार्टिकल्स पढ़ रहे थे, तो वहां से उन्हें वो चीजें ऑब्जर्वेशंस मिली ना। ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? भाई अल्फा पार्टिकल्स नहीं देखे जा सकते, तो जिस तरीके से हम उन्होंने कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी करी थी विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन, उसी तरीके से भी यहाँ पे उन्हें वही ऑब्जर्वेशंस के लिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन की हेल्प लेनी पड़ी। ठीक है, अब मैं ऑब्जर्वेशंस बताऊं सबको। इज एवरीवन रेडी टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जर्वेशंस? अवनी, रोहिनेश, राजनंदिनी, एवरीवन इज रेडी? ठीक है, अब देखो बच्चों, जब उन्होंने इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे डाले, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल को सीधा ऐसे ही पास कर गए। मतलब कि सब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लो बेटा ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, जब उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स डाले, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे के सीधे ऐसे ही निकल गए। मतलब सोचो, इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स में से 99.9% अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से पास हो गए। अब सोचने वाली बात ये है, सब बच्चे जरा थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो और जरा इस चीज को सोचो। जे थॉमसन क्या कहते थे? जे थॉमसन का ये कहना था कि आपका जो एटम है उसमें पॉजिटिव पार्ट फैला हुआ है। अब सोचो, अगर ये मेरा हाथ एक एटम है, इसमें पॉजिटिव पार्ट फैला हुआ है, तो जो अल्फा के पार्टिकल्स आ रहे हैं, अब सोचो एटम भी पॉजिटिव है, अल्फा का पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो अगर अल्फा पार्टिकल इस पे डलता तो वो तो टकरा के वापस चला जाना चाहिए था ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और अल्फा भी पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स में से जो 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए। तो पहले मिली उनको ये ऑब्जर्वेशन। अभी यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर रहे हैं। अब इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया वो भी हम देखेंगे। ठीक है निमिषा? तो देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99.9% पास स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या था कि वो कहीं भटके नहीं, वो सीधे के सीधे वहां से ऐसे ही पास ऑन हो गए। राइट? ठीक है, डेविएशन और डिफ्लेक्शन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डेविएशन और डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई अपने पाथ से भटक जाए। राइट? अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, उन्होंने फिर ये ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे which were deflected by the foil by a small and the large angle। मतलब कि जैसे मान लो ये अल्फा पार्टिकल आया, वो कहीं टकराया और वो डिफ्लेक्ट कर गया अलग अलग डायरेक्शन में। राइट? संस्कृति बेटा, पहले ऑब्जर्वेशन सुन लो, फिर उसके बाद में कंक्लूजन क्या है वो मैं बताऊंगी। ठीक है? अब ये ऑब्जर्वेशंस है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्हें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली। ओके, शुभी अभी मैं ऑब्जर्वेशंस बता रही हूँ बेटा इस एक्सपेरिमेंट के ना। और फाइनली उन्होंने एक थर्ड ऑब्जर्वेशन दी। अब वो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? उन्होंने ऐसा नोटिस करा कि भाई अगर इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे पड़ रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर उधर डिफ्लेक्ट कर गए, तो उन्होंने ऐसा नोटिस करा कि इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स में से एक आधा अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि वो जिस डायरेक्शन में गया, वो जिस डायरेक्शन से गया उसी डायरेक्शन से वापस लौट के आ गया। मतलब इतने सारे अल्फा पार्टिकल में से एक आधा अल्फा पार्टिकल ऐसा था, वो जिस डायरेक्शन से गया था वो उसी डायरेक्शन से वापस लौट के आ गया। तो दैट इज व्हाट ही गॉट दीज 3 ऑब्जर्वेशंस। मतलब कि बच्चों उन्होंने क्या करा,
में भी पढ़ना है ना। हाँ शुभम, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये ऑब्जर्वेशंस मिली। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, राइट स्टूडेंट्स। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि इधर उधर रिफ्लेक्ट हो रहे थे, और इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स में से एक आधा अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस डायरेक्शन में गया था वो उसी डायरेक्शन से वापस लौट के आ गया, राइट। तो दैट इज व्हाट यू कैन सी, अ वेरी फ्यू अबाउट 1 in 20,000, मतलब इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स में से एक आधा अल्फा पार्टिकल ऐसा था, came back in the direction from which they have come, that is the deflection was of approximate 180 degree। भाई सोचो ना, वो स्ट्रेट लाइन से गया और ऐसे ही वापस आ गया, तो 180 डिग्री हुआ ना, राइट। तो these were the observations। अब इन ऑब्जर्वेशन से उन्हें क्या कंक्लूजन्स मिले, उन्होंने हमें क्या कंक्लूजन दिया, वो हम पढ़ेंगे, राइट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो अब आते हैं हम रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन पे। गुड। और एक आधा अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि स्ट्रेट गया और उसी डायरेक्शन से वापस आ गया, राइट। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, फिर हम उसके कंक्लूजन्स पढ़ेंगे। ओके, देखो, which particles were used in the Rutherford's experiment? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो आई होप अब तो मेरी क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे दे सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जो इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए? भाई रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कौन से पार्टिकल्स का यूटिलाइजेशन हुआ था, कौन से पार्टिकल्स को यूज किया गया था बेटा? करो सब बच्चे फटाफट से। बेटा बिकॉज स्वराज, अगर मान लीजिए जो रेडियम है वो अलग अलग टाइप ऑफ रेडिएशंस कर रहा है, तो वो सारी रेडिएशंस को ब्लॉक कर देगा और सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को बाहर जाने देगा, ठीक है? गॉट इट एवरीवन? ऑल ऑफ यू, जितेश, शहाना, सेतु, आमी, सब बच्चों का हो गया ये वाला क्वेश्चन? बढ़िया। So exactly what we need to remember कि रदरफोर्ड कौन से पार्टिकल्स को यूज कर रहे थे? अल्फा पार्टिकल्स। और अब तो बेटा इसके बारे में इतनी बात हो गई है कि अगर आप सोते सोते भी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं तो सब बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे, राइट? अब आते हैं कंक्लूजन पे। ओके, बेटा अल्फा पार्टिकल्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं, वो तो एक अलग ही पार्टिकल्स है ना हमारे पास में। यूरेनियम को यूज कर सकते हैं सिद्धांशु हम। अब बात तब आपको जब मैंने शुरू में बताया था अल्फा पार्टिकल्स, तब आपने सुना था मैंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में भी बताया था अल्फा पार्टिकल, तो रिमेम्बर? भाई अल्फा पार्टिकल्स तो मैं बताकर आई हूँ ना कि ये हमारे हेवी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। दे आर द काइंड ऑफ द पार्टिकल्स जो कि +2 का चार्ज कैरी करते हैं, एंड दे आर हैविंग द मास ऑफ 4 यूनिट, इजंट इट? सिद्धि बेटा अब आप देखो, द पॉइंट इज दैट मैं इसलिए आप सबको बोलती हूँ कि यू हैव टू लिसन मी वेरी केयरफुली। हम ये सारे पॉइंट्स कवर करके आ चुके हैं। क्या मैंने क्लास में बताया बेटा कि हम गोल्ड फॉइल को क्यों यूज कर रहे हैं, या रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को क्यों यूज किया था? क्या मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है क्लास में? यस और नो एवरीवन? बेटा गोल्ड एक ऐसा मेटल है ना जो कि हाईली मेलेबल है। आप गोल्ड को थिन से थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो चाहते थे कि हम कोई एक ऐसी शीट ले जिसमें कम से कम एटम आए और जिससे कि वो आसानी से अपने प्रोसेस को, अपने एक्सपेरिमेंट को कर सके, इसलिए गोल्ड को यूज किया गया था, ठीक है ना? बाकी आप करने को कोई सा भी कर लो, राइट? चलो बेटा अल्फा पार्टिकल्स को आपने देखा था कि उन्होंने बीच में स्लिट लगाई थी और एक छोटा सा होल किया था, सो दैट द अल्फा पार्टिकल्स कैन बी कंसंट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बीम, ठीक है ना आर्यन? ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड टू नो अबाउट द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? काफी पावरफुल होता है अदिति, बिकॉज़ +2 का चार्ज होता है, हैवी इन नेचर है ना? चलो अब आते हैं इनके कंक्लूजन्स पे। अब सब बच्चे, सिद्धि, आर्यन एंड एवरीवन, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। नहीं श्रेया, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन नेचर बेटा, ठीक है? जितना मैंने अभी आपको बताया, अभी आप सिर्फ उतना समझ के चलिए कि अल्फा पार्टिकल्स आर समथिंग व्हिच आर हेवी, +2 चार्ज, 4 यूनिट ऑफ मास, एंड यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है? अभी यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ओनली दैट मच ऑफ पोर्शन, क्योंकि वो दूसरी पार्ट ऑफ केमिस्ट्री को बिलोंग करता है जो कि अभी हमने नहीं पढ़ी है। ओके ना श्रेया? तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट। चलो अब आते हैं इनके पहले कंक्लूजन पे। देखो बच्चों,
रदरफोर्ड का ये कहना था कि भाई जैसे जे थॉमसन कहते हैं कि जो पूरा का पूरा एटम है उसमें पॉजिटिव पार्ट जो है, जो प्रोटॉन है, वो फैला हुआ है। अब अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो गए तो उनका ये पॉइंट तो गलत हो गया। कितने बच्चे अग्री करते हैं इस बात से? भाई सभी करते होंगे ना। अगर सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सीधे निकल के जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई पॉजिटिव पार्टिकल्स इस तरीके से नहीं फैले हुए हैं। तो उन्होंने हमें ये कंक्लूजन दिया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट straight, it means that there must be very large empty space within the atom. तो उनका ये कहना था कि अगर इतने सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एटम है उसके अंदर बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, राइट? और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे एटम के अंदर इतना ज्यादा एम्प्टी स्पेस है तो जो हमारे एटम का जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे एटम के सेंटर के बीच, हमारे एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। नहीं श्रेया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का तो मास बहुत कम होता है ना प्रोटॉन के मास से, ठीक है ना? तो अभी आप पूरा सुनो तो सही, तभी तो आपको पूरा समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, राइट? तो इसलिए उन्होंने फिर ये बोला कि जैसे कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो उससे उन्होंने हमें ये कंक्लूजन दिया कि फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द मॉडरेट एंगल्स, कि वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हुए थे। It means the whole of the positive charge is concentrated and the space occupied by this positive charge is very small in atom. मतलब उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव पार्ट नहीं है, एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट तो है, लेकिन वो जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमारे एटम में एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड है। और उन्होंने उस छोटे वाले पार्ट को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, केमिस्ट्री की न्यूक्लियस अलग है, बायो की न्यूक्लियस अलग है, अंडरस्टूड? तो व्हाट ही सेड एज पर हिज ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ये बोला कि हमारे एटम के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस और हमारे एटम का जो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि जो प्रोटॉन है वो हमारे एटम के सेंटर पे लाई करता है, एंड दैट इज टू बी इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, एंड दैट इज व्हाट ही कंसीडर इट टू बी एज द न्यूक्लियस। तो आप ऐसा कह सकते हो कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रदरफोर्ड ने करी। एंड यू कैन सी द लास्ट वन एक्चुअली, जैसे आप बच्चों याद है आपको कि जो एक अल्फा पार्टिकल था वो जिस डायरेक्शन में गया वो वहीं से टकरा के वापस आ गया। तो उनका ये कहना था कि वो जो एक अल्फा पार्टिकल है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस पे जाके हिट करा है। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर तो पॉजिटिव पार्ट है, राइट? हाँ, तो बेटा प्रोटॉन ही तो न्यूक्लियस के अंदर है श्रेया। तो जो प्रोटॉन है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन भी पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है। तो जब अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली प्रोटॉन पे हिट करा इसलिए वो वहां से रिपेल कर गया, right? So that is what you guys can see in the third point. A very few of the alpha particles suffered strong deflection and even returned on their path, indicating that the nucleus, मतलब जो हमारे एटम का सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, that is very much rigid, काफी strong है, and the alpha particles recoiled due to the direct collision, मतलब उसका वहाँ पे direct collision हुआ होगा, वो जाके direct न्यूक्लियस से टकराया होगा, and that is how वो वहाँ से रिपेल कर गया। Exactly, students. So that is what we can got the concentration. अब हमें यहाँ से क्या observations और क्या conclusions मिली, तो मैं एक बार सब बच्चों को फिर से repeat कर देती हूँ, so that you all will be on the same page. ठीक है संस्कृति? दिव्यांश, कृषा, सिया, वेदा, everyone listen to me very carefully. बिल्कुल अंशु, उन्होंने उसके आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही तो दिया ना फिर। तो देखो बच्चों, रदरफोर्ड ने किया अपने एक्सपेरिमेंट, उससे उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो गए, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो उन्हें वहां से ऑब्जर्वेशन क्या मिली संस्कृति, कि हमारा जो एटम है इट्स हैविंग अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। और फिर उन्होंने वहां से ये समझा कि जो अल्फा पार्टिकल्स इधर उधर डिफ्लेक्ट हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है एटम का वो पूरी तरीके से फैला हुआ नहीं है, वो हमारे एटम के कहीं एक स्मॉल एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है श्रेया, उसमें एक प्रोटॉन है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो हाइड्रोजन एटम ही तो हुआ हमारा। प्रोटॉन कितने भी हो, इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ओनली, ठीक है? तो उन्होंने उस स्मॉल एरिया को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? रोहिणी, अभी हम रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो यू जस्ट कंसीडर दिस पार्ट कि हाँ उन्होंने जो एलिमेंट लिया इट इज गिविंग द अल्फा पार्टिकल्स ओनली, ठीक है? क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी से समझते हैं ना हम लोग।
अंडरस्टूड? तो यू हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट एज ऑफ नाउ। तो यहाँ से हमें क्या एक ओवरऑल कंक्लूजन मिलता है बच्चों कि जो हमारा एटम है, एटम के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, एटम के अंदर देयर इज अ स्मॉल सेंटर व्हिच इज नोन एज द न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? राइट? बेटा अंशु, अब तो आपको समझ जाना चाहिए ना कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। न्यूक्लियस को हमने वो पर्टिकुलर पार्ट कहा ना जहाँ पे प्रोटॉन रहते हैं, तो न्यूक्लियस इज द पॉजिटिव एरिया ऑफ द एटम। कोलिजन का मतलब होता है सुनीति टकराना, ठीक है? क्योंकि श्रेया उन्होंने वो एरिया बताया दैट दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज द न्यूक्लियस इन व्हिच प्रोटॉन एग्जिस्ट। Is that clear? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज वे मोर लेस देन द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, so that's how they were not attracted towards it. Got it? Clear students? तो अब आगे चलते हैं हम इसी केस में। तो you guys can see here what were the Rutherford's conclusions. तो केरला प्रोटॉन, बेटा सृष्टि अभी मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम बताऊंगी ना, तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? बेटा कोलिजन मैंने बताया तो कि टकराना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सब बच्चे, रदरफोर्ड का क्या कंक्लूजन था? द पॉजिटिवली चार्ज्ड हेवी मास व्हिच ऑक्यूपाइज ओनली अ स्मॉल वॉल्यूम इन एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। उनका यही कहना था कि हमारे एटम में देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, और उस एटम के सेंटर में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं। एक्चुअली में बच्चों न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, बट जब रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी, राइट? तो इट इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, और उनका ये कहना था कि न्यूक्लियस सेंटर में है जिसमें प्रोटॉन्स हैं, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। Is that clear? So that is what you guys can see here. The positive part is nucleus which is at the center, and the outermost part is like जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है? तो अब उन्होंने इसके हिसाब से अपना क्या दिया? मॉडल ऑफ एन एटम, जिसको हम न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो यू गाइस कैन सी हियर कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ द एटम व्हिच इज नोन एज द न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, राइट? कि सेंटर में देयर इज अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर वाले पोर्शन को हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और उन्होंने इसको किससे कंपेयर किया था? सोलर सिस्टम से। कोई ऐसा बच्चा मेरी क्लास में जिसे सोलर सिस्टम ना पता हो? सबको पता है सोलर सिस्टम कैसा होता है कि सन इज एट द सेंटर और उसके चारों तरफ वो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, राइट? तो इसी तरीके से उनका कहना था कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट, राइट? Okay. According to this model, students, what you can see here, an atom consists of a heavy positively charged nucleus where all the protons and neutrons are present. तो ये न्यूट्रॉन्स का जो वर्ड था ना, वो बाद में इंक्लूड किया था जब न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर हो गए थे, ठीक है? उसमें बाकी की जगह पे मैंने बताया ना श्रेया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, कि न्यूक्लियस इज एट द सेंटर और बाकी की जगह में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, राइट? सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इसलिए हम उनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स। और उनका ये कहना था कि ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंट्रीब्यूटेड बाय दीस न्यूक्लियॉन्स ओनली। हमें पता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो मास बनाते हैं, राइट? बेटा नहीं श्रेया, सिंपल सा लॉजिक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पेस, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और फिर भी उसमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस बच जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ठीक है ना? Right? तो all of you please read out this point specifically over here. Mass of an atom कौन बनाता है बच्चों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाते हैं। तो that is why what we can say कि जो हमारा न्यूक्लियस है, it's having all the mass of the atom. Right? So that is what it has been written here कि almost whole of the mass of the atom is contributed by these nucleons. The magnitude of the positive charge on the nucleus is different for different atom. By different atom के लिए number of neutron, number of proton अलग होंगे, तो positive charge भी अलग होगा, तो उनका mass भी अलग होगा. Right students? So that is how अब हमें यहाँ पे कुछ important results मिले हैं ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ जो हमारा न्यूक्लियस है that is very small as compared to the atom. तो जरा देखो सब बच्चे यहाँ पे
the volume of the nucleus is very small and is only a minute fraction of the total volume of the atom. Minute मतलब बहुत छोटा। आपको ये सब डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अंडरस्टूड? जैसे कि यहाँ पे डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस गिवन है, डायमीटर ऑफ एटम गिवन है, तो अगर हम यहाँ पे इसका रेशियो निकालें, लाइक डायमीटर ऑफ एटम टू डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, तो वो 10⁻⁵ निकल कर आता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे एटम की डायमीटर है वो 10⁵ टाइम्स बड़ी है किसके डायमीटर से? न्यूक्लियस के डायमीटर से, जो कि ये कंफर्म कर देता है कि हाँ, साइज ऑफ एटम इज वे मोर ग्रेटर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ठीक है श्रेया, संस्कृति, शुभी, सुनीति एंड एवरीवन। इसी तरीके से देखो बच्चों, यहाँ पे एक और हमें पॉइंट मिलता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब इसमें भी आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में जाना है, सिर्फ इतना ही समझना है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? दैट इज द मास नंबर ओनली ना, तो यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हम A को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A इज द मास नंबर व्हिच इज इक्वल्स टू द प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, राइट? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A⁻⁴। अब अगर हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं व्हिच इज R0। ये कांस्टेंट है, ठीक है सुनीति, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.33 टाइम्स 10⁻13 सेंटीमीटर। तो इफ यू वांट टू फिगर आउट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो। बस आपको A पता होना चाहिए, यानी कि मास नंबर पता होना चाहिए, राइट? श्रेया, कांस्टेंट तो बेटा आप किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे R0 को यूज किया गया है, ठीक है? क्योंकि स्वरा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, तो बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन दे वर नॉट रियली गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसलिए अल्फा पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रॉन का कोई ऐसा असर नहीं हो रहा था, ठीक है? अभी आएंगे सानवी, डोंट वरी। ओके, सो यू गाइस कैन सी द अनदर पॉइंट हियर। The nuclear part of atom is responsible for the mass of the atom and extra nuclear portion is responsible for its volume। तो आप यहाँ पे देखो सब बच्चे, न्यूक्लियस की रेडियस है, एटम की रेडियस है, दोनों ही क्या है? स्फेयर है। तो अगर हम यहाँ पे इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालें, लाइक वॉल्यूम ऑफ एटम टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो दैट इज 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम है दैट इज 10⁻15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो कि ये प्रूफ कर देता है कि हाँ, जो वॉल्यूम ऑफ एटम है इट इज वे मोर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। नहीं स्पंदन, इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है सॉल्व करने के लिए। इट इज जस्ट दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें क्या-क्या वहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिले फ्रॉम द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। क्लियर? ठीक है? सो यस, nucleus is surrounded by the electrons that move around the nucleus with a very high speed in a circular path, जिनको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। और अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात सुनो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि न्यूक्लियस सेंटर में है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट एवरीवन? सही बात है। अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर मोशन में है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। व्हाट इज दैट फोर्स इज नोन एज, वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो देयर इज अ फोर्स व्हिच इज नोन एज दी, हम उसको सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं और सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं, राइट? तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसको कौन बैलेंस कर देता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, राइट? सो यू गाइस कैन सी हियर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बीइंग काउंटर बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। शुभम, दिस इज अ पर्टिकुलर फोर्स व्हिच इज अ फोर्स जो कि हमारे एक ऑब्जेक्ट पे लगता है व्हेन इट इज इन अ सर्कुलर मोशन, राइट? तो देखो बच्चों, क्या ये वही पॉइंट है जो कि मैं आप ऑलरेडी आप लोगों को बता के आ चुकी हूँ? यस और नो एवरीवन? जरा सब बच्चे देख के बताओ इसे। नविका, सिद्धि, रूमा, शुभी, हरपुने, आमी, बताओ बच्चों, क्या ये वही पॉइंट है जो कि मैं आप सबको बता के आ चुकी हूँ? हाँ संस्कृति, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के बीच में लगता है। So this model was similar to the solar system, the nucleus representing the sun and the revolving electrons as planets. So Rutherford model is also known as the planetary model of the atom. Okay? Is that clear?
बताऊंगी, बट आफ्टर डूइंग वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, हम अल्फा पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? लिथियम एटम से, हीलियम न्यूक्लियाई से, हाइड्रोजन न्यूक्लियस से, या फिर ऑल ऑफ दीज। करूं मैं इस पोल को? आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे दे सकते हैं मुझको। यस और नो एवरीवन? कोई ऐसा बच्चा जो कि इसको नहीं कर पाएगा? देखो बट्टू कह रही हूँ, देखो बच्चों सिंपल सा है। अगर आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दोगे ना, मतलब अगर आप पेशेंस रखोगे, मुझे सुनोगे, आई डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करूं, राइट? तो आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप सब बहुत आराम से बैठ के थोड़ा सा सुनते हो तो कम नंबर ऑफ डाउट्स निकल कर आते हैं, है ना? क्योंकि आप जब सुनते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली डाउट्स भी कम ही आएंगे, है ना? बेटा न्यूक्लियस एक एरिया है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है सृष्टि? चलो दैट्स गुड स्टूडेंट्स, तो वी गॉट द आंसर दैट इज एक्चुअली द हीलियम न्यूक्लियाई। अब देखो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एन एटम दे दिया, लेकिन अब आया रदरफोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, राइट? अब क्वेश्चन मार्क क्या था? देखो बेसिकली वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अच्छे से। मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बहुत ऐसे सिंपल वे में कह दिया, वैसे उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस दिया जो कि बहुत बड़ी बात है, राइट? लेकिन हुआ क्या, उन्होंने ये बोला कि न्यूक्लियस सेंटर में है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब उनसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस हमारी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है, और वो अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो घूमते घूमते अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा और वो न्यूक्लियस से आके टकरा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से आके अगर टकरा नहीं रहा है तो वो क्यों नहीं टकरा रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? भाई सोचने वाली बात है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस पे आके गिर जाना चाहिए एक तरीके से, है ना? तो हाउ एग्जैक्टली द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मूव अराउंड इट, राइट स्टूडेंट्स? The mass changes according to the number of protons, but according to that number should also increase to keep the बिल्कुल सानवी। तो that differs atom to atom। तो एक एटम के पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके? ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या, तो सही बात है, वो तो बाद में कंक्लूजन निकल कर आया संस्कृति, बट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हिम बिफोर ओनली, जब वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है श्रेया? ठीक है एवरीवन? तो देखो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल भी काफी जाने माने साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि एन इलेक्ट्रॉन लूजेस इट्स एनर्जी, मतलब उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन में है, तो वो जैसे सर्कुलर मोशन करता जाएगा वो अपनी एनर्जी को लॉस करता जाएगा और वो एक पॉइंट पे जाके न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए, राइट? हाँ, जो भी आते हैं तो वो एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा इस तरीके से। देखो वो अपनी एनर्जी लॉस करता जा रहा है और इट्स गोइंग टू कोलाइड विद द न्यूक्लियस, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, राइट? तो देखो according to Maxwell, an electron loses its energy continuously in the form of electromagnetic radiations। बच्चों जब भी कोई एनर्जी लॉस करता है ना तो वहां से कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस निकलती हैं, राइट? तो एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन शुड लॉस एनर्जी एट एवरी टर्न एंड मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस फॉलोइंग दिस स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ मतलब ये, इस वाले पाथ को हम स्पाइरल बोलते हैं ना। द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी दैट इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड thereby making an atom unstable। तो बेसिकली वो यही नहीं बता पाए थे कि हमारा एटम स्टेबल कैसे है, ठीक है? और एक्चुअली में बच्चों हमें क्या लगता था कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है तो वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में करता है ना? कि मतलब ऐसा माना गया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है और अगर हम उसका एक ग्राफ बनाए, ग्राफ यानी कि एक स्पेक्ट्रम बनाए, तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आना चाहिए। बट हुआ क्या, जब इसका एक ग्राफ बनाया गया, जब इसका एक स्पेक्ट्रम बनाया गया, तो वो जो स्पेक्ट्रम था वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आया, वो अलग अलग लाइंस की फॉर्म में आया। अब ये वाली चीज आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब हम नील्स बोहर मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे।
ठीक है। तो ये भी एक पर्टिकुलर ड्रॉबैक था हमारा यहाँ पे। ये इसमें आपको ज्यादा भी कुछ नहीं सोचना है, आप सिर्फ इतना ही समझ के चलिए कि इफ द इलेक्ट्रॉन लूजेस द एनर्जी कंटिन्यूअसली द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस, वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। तो स्पेक्ट्रम को भी आप एक तरीके का ग्राफ समझ सकते हो, क्योंकि अभी आप लोगों ने स्पेक्ट्रम तो पढ़ा नहीं है, राइट? बट द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ द डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी, मतलब वो जो लाइंस थी उनकी अपनी खुद की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी। So hence the loss of energy by electron is not continuous. तो उनका ऐसा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है that is not continuous, ठीक है। अब वो क्यों कंटिन्यूस नहीं है, वो क्यों हमें अलग अलग लाइंस में मिला, वो मैं आपको समझाऊंगी जब हम नील्स बोहर मॉडल ऑफ एन एटम को पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? ओके बेटा, स्पेक्ट्रम वगैरह भी आपको नहीं करना, मैंने आपको बताया ना कि अभी हमारे पास स्पेक्ट्रम के बारे में हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है, राइट? और सामने बेटा स्पेक्ट्रम सिर्फ प्रिज्म से नहीं आता, स्पेक्ट्रम अलग अलग तरीके से निकलता है। ओके हाँ रोहिनीश, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो इट कैन लूज इट्स एनर्जी ना, ठीक है। वो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से तभी समझ पाओगे जब हम नील्स बोहर मॉडल ऑफ एन एटम पे जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमें यहाँ से सिर्फ ये पॉइंट कलेक्ट करना है कि हाँ ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब लूज करेगा इट शुड बी इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म, बट ऐसा नहीं होता है, इट इज इनटू अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी, और इन लेवल्स ऑफ एनर्जी को हम नील्स बोहर मॉडल ऑफ एन एटम से समझते हैं। अभी आप सब इतना इसको अपने साथ लेके चलो, बस इसके अलावा फिर जो भी बात होगी स्पेक्ट्रम पे वो नील्स बोहर के बाद में होगी। Is that clear? हाँ सृष्टि, क्योंकि रोनिन हीलियम भी जो होता है उसका मास भी 4 यूनिट है और वो भी +2 चार्ज कैरी कर सकता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी कैन रिप्रेजेंट अल्फा पार्टिकल विद द हीलियम न्यूक्लियाई। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। मैं एक बार फटाफट से, जैसे कि अभी 2-3 मिनट है, मैं आप सबको एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ हम लोगों ने क्या पढ़ा आज की क्लास में। और डेफिनेटली बच्चों आपका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो ना कि कितनी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि हमें याद रखनी है ना। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। तो दैट इज द रीजन, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हम लोगों ने क्या देखा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की क्या कराई थी, बम्बार्डमेंट कराई थी, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। वहां से उन्हें ऑब्जर्वेशंस मिली थी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही पास हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर उधर भटक गए, राइट। तो वहां से उन्होंने हमें क्या कंक्लूजन दिया कि हमारा जो एटम है इट्स हैविंग अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, जिसमें कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं। दैट इज हाउ वो काफी डेंस है, काफी हैवी है, काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम। और वहां से हमको उनकी एक ड्रॉबैक ये मिली कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यस नविका, तो ये है पूरा का पूरा इसका क्या एक तरीके का ओवरव्यू। ओके नहीं सोरा, नो दे आर स्टेबल इन नेचर। ओके बिल्कुल स्पंदन, अगर आप अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो अपनी लेवल्स को चेंज करेगा। और कैसे करेगा, इसलिए ही मैंने आपको बोला दैट वी विल लर्न इनटू द नील्स बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो बच्चों दैट इज व्हाट अबाउट दिस टुडेज सेशन। अब मेरी आप सबसे बहुत एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब बच्चे आफ्टर द सेशन अपने इस पूरे पोर्शन को अच्छे से मॉड्यूल के थ्रू गो थ्रू करना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कहीं